एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेरी इंजंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू टेम्परेरी इंजंक्शन। मीनिंग: द टेम्परेरी इंजंक्शन इज द काइंड ऑफ रेमेडी which is given to the party. It is a judicial process in which the party is required to do or is refrained from doing any act. Either court will prohibit him from doing any act or continuing the act is called a prohibitory injunction, or the court will order him to do a certain act is called a mandatory injunction. टेम्परेरी इंजंक्शन एक ऐसा रिलीफ है जो कि पार्टी को मिलता है। ये एक जुडिशियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर या तो कोर्ट पार्टी को किसी एक्ट को करने के लिए डायरेक्ट करता है और या फिर किसी एक्ट को करने से रोकने के लिए ये ऑर्डर पास करता है। तो ये तो हो गया कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं कि प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है। तो इसमें कोर्ट पर्सन को वो जो भी एक्ट कर रहा है उसको रोकने के लिए ये ऑर्डर पास करता है, या फिर अगर वो पर्सन कोई एक्ट लगातार करे जा रहा है उसे रोकने के लिए कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है। तो इसे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है। तो जब कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करता है कि पर्सन को कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए, उसे मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। मतलब जब केस में ऐसी सिचुएशन हो जब पैसे से अपीलेंट का डैमेज रिकवर नहीं हो सकता, तो कोर्ट उसको कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए डायरेक्ट करती है। द डिफरेंस बिटवीन स्टे एंड इंजंक्शन: स्टे मीन्स स्टॉपेज, अरेस्ट और सस्पेंशन ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऑन द अदर हैंड, injunction means restraining or preventing a person from doing any wrongful act. Order of stay is executed when the order of injunction is issued by the court. The injunction is effective as soon as it is issued. On the other hand, stay is effective when it is communicated to the court by which it is issued. Stay का मतलब किसी भी चीज को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर कोर्ट को अगर टेम्परेरी बेसिस पे प्रोसीडिंग रोकनी है तो वो उस पर स्टे लगा सकता है। और इंजंक्शन का ऑर्डर तब पास किया जाता है जब कोर्ट को किसी पर्सन को कोई एक्ट करने से रोकना होता है, या फिर अगर कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा होता है तो उसे उस एक्ट को करने से रोकता है। अब जो ऑर्डर ऑफ स्टे है वो सिर्फ इंजंक्शन के ऑर्डर के बाद ही पास किया जाता है। इंजंक्शन इफेक्टिव तभी हो जाती है जब वो पास की जाती है, पर स्टे इफेक्टिव में तब आता है जब स्टे का ऑर्डर उस पर्सन या उस कोर्ट को मिल जाता है जिनके अगेंस्ट वो इशू किया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ इंजंक्शन: प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रांटिंग रिलीफ इज टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्यूट। इफ सम प्रॉब्लम अराइजेज इन द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्यूट एंड जजमेंट इज नॉट गिवन बाय द कोर्ट, देन ओनली द टेम्परेरी इंजंक्शन इज ऑर्डर्ड. It is granted when the situation demands relief. The court has to make a balance between both parties because an injury can be caused to the plaintiff if it is refused, and if granted, then to the defendant. It is passed to prevent the status quo at the time of proceeding and to prevent any changes until the judgment is not adjourned. तो टेम्परेरी इंजंक्शन का मेन पर्पस यही है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, मतलब जिस प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्डर पास किया जाता है। टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर तब पास किया जाता है जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दिक्कत होती है, और ये ऑर्डर सिर्फ जजमेंट आने से पहले पास किया जाता है। और कोर्ट को ये ऑर्डर पास करते समय ध्यान रखना है कि वो दोनों पार्टीज के बीच में बैलेंस क्रिएट करे, क्योंकि अगर टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर ग्रांट नहीं किया तो प्लेंटिफ को लॉस हो सकता है, और अगर ऑर्डर ग्रांट कर दिया तो डिफेंडेंट को लॉस हो सकता है। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी की प्रेजेंट कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रांट किया जाता है ताकि जजमेंट आने से पहले प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना आ सके। टाइप्स ऑफ इंजंक्शन एंड हु मे अप्लाई एंड अगेंस्ट whom इंजंक्शन may be issued. There are two types of injunction: permanent and temporary injunction. The permanent injunction is permanent against the party and it is passed only on the conclusion of the suit. The temporary injunction is passed when the suit is not decided yet and
It can be passed at any stage of the suit. तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के इंजंक्शन होते हैं। तो दो टाइप के इंजंक्शन होते हैं, एक तो होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्परेरी इंजंक्शन। तो जो परमानेंट इंजंक्शन होती है वो परमानेंट होती है, जो कि हटाई नहीं जा सकती है। ये पार्टी के अगेंस्ट ग्रांट की जाती है और ये सूट के लास्ट में ग्रांट की जाती है। और टेम्परेरी इंजंक्शन तब पास होती है जब सूट चल रहा होता है, और टेम्परेरी इंजंक्शन सूट के किसी भी स्टेज पे दी जा सकती है। Who may apply? Both parties can apply for an injunction, but the third person cannot apply for an injunction. दोनों ही पार्टी इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है, पर कोई थर्ड पर्सन इंजंक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। Against whom injunction may be issued? It is passed among parties, not against the stranger person. It cannot be passed against a judicial officer or against the court. तो इंजंक्शन पार्टीज के ही अगेंस्ट इशू की जाती है, किसी स्ट्रेंजर के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, और जुडिशियल ऑफिसर और कोर्ट के अगेंस्ट इंजंक्शन इशू नहीं की जा सकती। रूल 1, ग्राउंड्स ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। फर्स्ट, प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और wrongfully सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शन कब कब ग्रांट कर दी जाती है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो खतरे में है कि कहीं पार्टी उसे डैमेज ना कर दे, या फिर उसे एलिनेट ना कर दे, या कहीं उसे गलत तरीके से बेच ना दे, तो तब टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया जाता है। सेकेंड, where the defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with a view to defraud creditors. तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जब डिफेंडेंट धमकी दे रहा हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा बाय फ्रॉड, तो तब टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट ऑर्डर कर देगा। थर्ड, where the defendant threatens to dispose the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to the property in dispute. तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को धमकी देता है कि वो प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचा देगा प्रॉपर्टी के थ्रू, तो कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर देता है। फोर्थ, डिफेंडेंट इज अबाउट टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस और कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि जब डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट करने की कोशिश करता है तब कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर देता है। हमारा रूल 2 भी इसी पॉइंट को और ज्यादा एक्सप्लेन करता है। फिफ्थ, वेयर द कोर्ट इज एन ओपिनियन दैट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सो रिक्वायर्ड। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जब कोर्ट को ऐसा लगे कि इंजंक्शन लगाना जरूरी है पार्टीज को जस्टिस देने के लिए, तो कोर्ट उस केस में टेम्परेरी इंजंक्शन लगा देता है। रूल 2 and 2A। रूल 2, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। In any suit, the plaintiff may apply for a temporary injunction to refrain the defendant from committing a breach of trust, and he can apply this at any time after commencement of the suit. The court can grant such injunction for a duration as the court thinks fit. तो हमारा रूल 2 क्या कहता है कि प्लेंटिफ टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है ताकि वो डिफेंडेंट को रोक सके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन है वो डिफेंडेंट वायलेट ना करे, इसीलिए प्लेंटिफ टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अप्लाई करता है। प्लेंटिफ इस इंजंक्शन के लिए कभी भी अप्लाई कर सकता है। कोर्ट ये इंजंक्शन की ड्यूरेशन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डायरेक्ट करता है। रूल 2A, in the case of disobedience of any injunction which is passed under rules 1 and 2 by the defendant, then the court may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached and may detain such person for a term not less than 3 months. The property which is attached cannot remain in force for more than 1 year, but if the disobedience or breach continues,
then the court may sold out the property and pay the amount to the injured party and give the remaining balance to the entitled party. तो अब हम देखते हैं कि हमारा रूल 2A क्या कहता है. अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया गया है रूल 1 और रूल 2 के अंडर और वो उसे वॉयलेट कर देता है, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और उसे डिटेन करने का ऑर्डर पास कर सकता है कम से कम 3 महीने के लिए, और जो प्रॉपर्टी है वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए अटैच नहीं रह सकती. पर अगर डिफेंडेंट तब ब्रीच कंटिन्यू कर रहा होता है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेच देती है और अमाउंट पे कर देती है इंजर्ड पार्टी को जिसे लॉस हुआ होता है, और बाकी का बैलेंस एंटाइटल्ड पार्टी को दे देती है. रूल 3. Before granting the injunction, the court to direct notice to the opposite party. The court shall, before granting the injunction, give notice to another party, except if it arises that purpose of granting the injunction defeated by delay. But after the Amendment Act 1976 says that when an ex parte injunction is passed and the court comes to the conclusion, then the court has to record the reasons. That if they wait to send the notice, then there will be a delay in granting the injunction. In this situation, the court shall order the applicant to send a copy of document to the party. अब हमारा रूल 3 क्या बोलता है कि कोर्ट को इंजंक्शन का ऑर्डर पास करने से पहले एक नोटिस देना होता है दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास किया जा रहा है. पर कोर्ट तब नोटिस देना अवॉइड कर सकता है जब जो इंजंक्शन का मेन पर्पस अगर वो डिले की वजह से डिफीट हो जाएगा तब. पर 1976 की अमेंडमेंट में ये बोला है कि अगर कोर्ट एक्स पार्टे इंजंक्शन पास करके किसी भी सूट में कंक्लूजन पर पहुंचा है तो उस केस में कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि एक्स पार्टे इंजंक्शन क्यों पास की गई थी. ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर देता है अपीलेंट को कि डॉक्यूमेंट की कॉपी दूसरी पार्टी को देने के लिए. These are 3 pillars at which an injunction order would only be granted. First, prima facie case. The first rule is that the applicant must make out a prima facie case in support of the right claimed by him. The applicant must be claiming with bona fide intention and the court has to be satisfied by the applicant. The prima facie is a precedent to grant the temporary injunction. तो prima facie का मतलब ये है कि ये केस में बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो कि उसमें इंजंक्शन की नीड है और जो एप्लीकेंट की जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड होनी चाहिए और एप्लीकेंट की एप्लीकेशन से कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए. Second, irreparable injury. The prima facie alone does not mean that the temporary injunction has to be granted. The second condition is that if the party satisfies the court that the person is not having any remedy left but the injunction, and if the injunction is not passed, then the party will suffer irreparable damages, then the court may grant the injunction as it thinks fit. तो बस प्राइमा फेसाई से ही टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं की जाती. तो सेकंड कंडीशन ये है कि जो पर्सन है उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसके पास और कोई रिलीफ नहीं बचा है. बस ये टेम्परेरी इंजंक्शन ही है जिसके पास हो जाने से उसे इर्रिपेरेबल डैमेज नहीं होगा, यानी कि कोई इंजरी नहीं होगी. थर्ड, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस. The third condition is that the balance of inconvenience has to be in the favor of the applicant. The court must be satisfied that the inconvenience to the applicant is greater than the opposite party. तो हमारी तीसरी कंडीशन ये है कि जो एप्लीकेंट है उसे इनकन्वीनियंस ज्यादा हो रही है अपोजिट पार्टी से. तो जो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस है वो एप्लीकेंट के फेवर में होना चाहिए टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करवाने के लिए. Rule 4. Any order for an injunction may be discharged or varied or set aside by the court on an application thereto by any party dissatisfied with such order. If in the temporary injunction application of the party knowingly had made a false and misleading statement
and the order of injunction was granted based on such application and without giving the notice to the other party, then the court shall vacate the injunction in the interest of the justice. But if the court has been granted an injunction by giving an opportunity of being heard to the other party, then the court will not vacate or discharge or set aside such order of injunction except if there is some change in circumstances which the court thinks that it is necessary to be heard, then only the court can vacate the order of injunction. तो हमारा रूल 4 क्या बोलता है कि अगर जो पार्टी है उसने एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन के अंदर कुछ ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट दी थी, मतलब झूठी स्टेटमेंट दी थी जो कि उसे पता था कि ये कोर्ट को मिसलीड कर सकती है और इंजंक्शन पास करने से पहले कोर्ट ने पार्टी को नोटिस नहीं दिया था, तो ऐसे केस में कोर्ट इंजंक्शन के ऑर्डर को हटा देगा ताकि दोनों ही पार्टी को जस्टिस मिल सके। पर अगर कोर्ट ने इंजंक्शन पार्टी का पक्ष सुनने के बाद ग्रांट की थी तो तब कोर्ट उस ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करेगा। पर अगर उस केस में कुछ नए फैक्ट्स निकले हैं जो कि उस केस से रिलेटेड हैं तो तब कोर्ट अपने हिसाब से इंजंक्शन हटा सकता है। रूल 5, इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर। An injunction directed to a corporation is binding not only on the corporation itself but also on all members and officers of the corporation whose personal action it seeks to restrain. तो हमारा रूल 5 ये बोलता है कि अगर कोई इंजंक्शन किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट ऑर्डर करी गई है तो वो सिर्फ उस कॉरपोरेशन में नहीं बल्कि जितने भी मेंबर हैं और ऑफिसर हैं उन सब पे वो इंजंक्शन बाइंडिंग होगी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।